ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, यूनिफॉर्म रॉड है, और इसका मास है M। लेंथ L और मास M। इस रॉड के एक एंड पे हमने फोर्स लगाई F। ये फोर्स F is applied at one end of a rod, of a uniform rod, one end of a uniform rod having mass M and length L. Calculate tension at a distance x from the end where force is applied. यहां पर टेंशन कैलकुलेट करनी है एट ए डिस्टेंस x, यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां पर कितनी टेंशन होगी आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ये इतने से पोर्शन के आगे वाला जो पोर्शन है उस पे कितनी टेंशन होगी। हमने कनेक्टेड मोशन में भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, बट इस तरह का नहीं था, वहां अलग अलग बॉडीज होती। जैसे सोचो ये मेरे पास, अब कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये है M1, ये है M2, ये है M3, और यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं F। ठीक है, यहां पर टेंशन है T1 इधर इधर, यहां पर टेंशन है T2 इधर इधर। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं व्हाट इज T1, अभी आप बता सकते हैं? तो आपने देखना आगे कितना मास है, तो आगे कितना मास है M2 प्लस M3, याद है, भूल गए? डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय M1 M2 M3 इनटू अप्लाइड फोर्स, है ना। अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज T2 इस वाले पोर्शन में, तो रिमेनिंग मास कितना है M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू अप्लाइड फोर्स। अब इसका इससे क्या लेना देना है, ये तो एक ही बॉडी है बेटा। जब आपके पास एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट होता है, M/L जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के। अगर इस रॉड को हाफ कर दूं तो हर एक पोर्शन का मास भी हाफ हाफ होगा, M/2 M/2। अगर इसको 4 हिस्सों में बांट दूं तो M/4 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 भी होगा, और लेंथ कितनी होगी L/4 L/4 L/4। यूनिफॉर्म का ये मतलब है कि अगर 1 सेंटीमीटर का मास 5 ग्राम है तो 2 सेंटीमीटर का 10 ग्राम होगा, 3 सेंटीमीटर का 15 ग्राम होगा, 30 सेंटीमीटर का 150 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के। तो अगर इस रिमेनिंग पोर्शन का मास है M डैश, तो वो M डैश किसके प्रोपोर्शनल होगा, रिमेनिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, देखो टेंशन इन द रिमेनिंग पोर्शन, टेंशन इन द रिमेनिंग पोर्शन ऐसे होता है, रिमेनिंग मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। हम लिखेंगे रिमेनिंग लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू अप्लाइड फोर्स। खत्म, ये आंसर है आपका। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो रिमेनिंग मास अगर M डैश है तो वो L माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। M डैश किसके प्रोपोर्शनल होगा, L माइनस एक्स के। तो टेंशन इन द रिमेनिंग पोर्शन विल बी L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L। यही है, इससे आगे आपने मास की जगह क्या देखना है, M डैश की जगह क्या बोलोगे, L डैश। तो L डैश है कितना, अगर ये L है ये X है, तो L डैश कितना हुआ L माइनस एक्स, रिमेनिंग लेंथ
L minus x, total length L into applied forces F. That's all. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा लास्ट में इसमें इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जब नेट फोर्स जीरो हो। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है फिजिक्स में? नेट फोर्स इज, इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। मतलब अगर दो फोर्सेस लग रही होंगी, जैसे ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स अगर इधर लग रही है, इतनी ही फोर्स इधर भी लगाएंगे, मतलब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 3। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? अगर दो फोर्सेस हैं, अगर दो ही हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, नेट तभी बोलेंगे जीरो है, ये नहीं बोलेंगे कि F1 जीरो है और F2 भी जीरो है। F1 और F2 इंडिविजुअली जीरो नहीं है, लेकिन उनका वेक्टर सम जीरो है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। किसी पॉइंट पे अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है ना, उन बहुत सारी फोर्सेस को बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कंकरेंट। नाम सुना है? ए लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट वन पॉइंट। अगर बहुत सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगी तो उन बहुत सारी फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट वन पॉइंट आर कॉल्ड एज कंकरेंट फोर्सेस। बहुत सारी फोर्सेस अगर एक पॉइंट पे एक्ट करेंगी तो उन बहुत सारी फोर्सेस को बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। जैसे देखो, ये कोई पॉइंट है, एक फोर्स इधर लग रही है, से F1, दूसरी इधर लग रही है, सपोज करो ये F2 है, तीसरी इधर लग रही है, मान लो बेटा ये F3, और एक और है, तो हम बोलेंगे ये चारों जो फोर्सेस हैं दे आर कंकरेंट फोर्सेस। ऑल दीज फोर्सेस आर कंकरेंट फोर्सेस। तो देखो F1 और F2 का कुछ रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम लॉ से जो फाइंड करेंगे। F4 और F3 का कुछ रिजल्टेंट होगा। मान लो मैं इस रिजल्टेंट को बोल दूं F12 और इसको बोल दूं F24, तो दे शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। इक्विलिब्रियम के लिए F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है, it should be equal and opposite to the resultant of F2 and, ठीक है, let four forces are acting at a point, जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे। let four forces, कौन सी हैं ये? F1, F2, F3 and F4 are acting at a point। चार फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है। फॉर इक्विलिब्रियम यहां लिख रहा हूं, द रिजल्टेंट ऑफ any two should be equal and opposite to the resultant of other two। For equilibrium, the resultant of any two, किन्हीं दो का resultant should be equal and opposite to the resultant of other two। समझ गए? यहां बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन होती है जिसे बोलते हैं साइन फॉर्मूला, लेकिन यहाँ फिजिक्स में बोलते हैं लैमीज थ्योरम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते, वहां तो ट्राइंगल की बात करेंगे हमेशा। तो लैमीज थ्योरम क्या है? देखो, लैमीज थ्योरम सेज कि अगर कोई बॉडी, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम,
अंडर 3 फोर्सेस, किसी बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में है. इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस, देन each force is proportional to the sine of angle between the other two. इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी अगर हमारे पास होगी हम उसको इजीली एनालाइज कर लेंगे. इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस, then each force is proportional to the sine of angle between the other two. हर एक फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू. मान लीजिए किसी पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है, एक फोर्स इधर लग रही है, लेट दिस फोर्स इज F1. दूसरी फोर्स इधर लग रही है, सपोज ये है F2, और तीसरी फोर्स इधर लग रही है, ये है F3. F1 के अपोजिट में ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है, F2 के अपोजिट में ये बीटा, और F3 के अपोजिट में ये गामा. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अल्फा किसके किसके बीच में एंगल है, F2 और F3. F2 और F3 के बीच में. बीटा किसके बीच में एंगल है, 1 और 3 के बीच में. गामा किसके बीच में एंगल है, 1 और 2 के बीच में. तो क्या स्टेटमेंट है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू. देयरफॉर F1 किसके प्रोपोर्शनल हुआ, साइन अल्फा. सो F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा विल बी कांस्टेंट, है ना. प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आता है. F2 किसके प्रोपोर्शनल हुआ, साइन बीटा. तो F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा क्या हुआ, वो भी कांस्टेंट हुआ. F3 किसके प्रोपोर्शनल है, साइन गामा. दैट मींस F3 divided by sin gamma is also constant. ठीक, तो तीनों को इक्वेट कर दो, कांस्टेंट मतलब सेम. तो लैमीज थ्योरम ये कहती है, अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखनी तो चलेगा, बट डायरेक्टली अगर आपने बोलना है तो ये याद रखो, F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और वो होगा F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा. ये है लैमीज थ्योरम. F1 बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 बाय साइन गामा. ठीक है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू. मतलब अब यहां पर अगर मैं साइन फॉर्मूला की बात करूं, क्या बोलूंगा बेटा, साइन फॉर्मूला सेज कि साइड्स की रेशो ए बी टू द एंगल बिटवीन, अपोजिट में जो एंगल है दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू, देखना ध्यान से, BC divided by sine of pi minus beta will be equal to CA divided by pi minus gamma. ये जो AB है, AB is F1, therefore F1 divided by sine alpha equal to BC, that is F2 divided by sine beta, that is equal to F3 divided by sine gamma. आ गया ना भाई, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज लैमीज थ्योरम इन फिजिक्स. जब भी कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट
तीन फोर्सेस के होते हुए भी इक्विलिब्रियम में है, तो हर एक फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल है? साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। सपोज करो बेटा एक ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, an object is hanging और इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है। इसके सेंटर में हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगाई F। उसके कारण क्या हुआ? देखो ये ऐसे था ना, जब सेंटर में फोर्स लगेगी तो ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए सेंटर में हमने जो फोर्स लगाई वो F है और अब ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अगर ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो क्वेश्चन ये है कि ये जो थ्रेड है एट इक्विलिब्रियम, ये थ्रेड इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी? एक, और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? व्हाट विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग? करो कैसे करना। इसमें ये थीटा है बेटा। अगर आप इस टेंशन की बात करें, ये टेंशन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ऊपर होगा टी कॉस थीटा और इधर होगा टी साइन थीटा। इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो इसका भी वेट होगा mg। अब क्या फॉर इक्विलिब्रियम? F इज इक्वल टू टी साइन थीटा, या ऐसे लिख दो टी साइन थीटा इक्वल्स टू F, टी साइन थीटा इक्वल टू F। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। जितनी लेफ्ट उतनी राइट, जितनी अप उतनी डाउन, तभी इक्विलिब्रियम होगा। और अगर आपको थीटा फाइंड करना है, इनको डिवाइड करो एंड व्हेन यू डिवाइड यू विल सी t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू f बाय m। t और t कट जाएगा, tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा हो जाएगा f बाय mg। और अगर आपको t पता करना होता तो आप इन दोनों इक्वेशंस का क्या करोगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करके ऐड करोगे, ये बनेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो ये तो टी स्क्वायर ही होगा, इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो t अगर निकालना है तो ये आपके पास आएगा। इसमें रूट नहीं, कैंसिल कर देना, ये इंडिविजुअल रूट है, होल स्क्वायर नहीं है, इंडिविजुअल स्क्वायर है। तो ये t आ गया। ठीक है, ये डाउट है? उसके बाद देखो इसमें सपोज करो कि ये कोई हॉरिजॉन्टल बार है और यहाँ दो स्ट्रिंग्स हैं, दो स्ट्रिंग लगी है इस हॉरिजॉन्टल बार के साथ।
ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ एक दोनों के साथ यहाँ एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। इस ऑब्जेक्ट का मास है 4 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि स्ट्रिंग के इस पोर्शन में अगर टेंशन T1 और इस पोर्शन में अगर टेंशन T2 है, तो T1 कितना होगा और T2 कितना होगा? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2? देखो बेटा, ये जो सिचुएशन है ना, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लेमीज थ्योरम। क्यों? तीन फोर्सेस लग रही हैं एक ही पॉइंट पे। कौन कौन सी तीन फोर्सेस? T1, T2 एंड दिस इज वेट, दैट इज 4 into 10 mg होता है ना वेट, सो दैट इज इक्वल टू 4 into 9.8 की जगह 10 लिख रहा हूँ, दिस विल बी 40 न्यूटन। सो दिस इज 40 न्यूटन। ठीक है, अगर ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो ऑब्वियस है ये एंगल 90 होगा। तभी तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180। व्हाट इज एंगल बिटवीन T1 एंड दिस 40? ध्यान से देखना, अगर इसके पैरेलल में एक लाइन में यहां बना दो बेटा, ये 30 है तो ये भी 30 हुआ। देखो ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 60 है तो ये भी 60 हुआ। उसके कारण ये पूरा कितना हो गया? 90 + 30 120, और ये पूरा हो गया 90 + 60 दैट इज 150। कोई जरूरत नहीं है रिजॉल्व करने की। जब आपके पास तीन फोर्सेस हैं, एंगल्स भी आपको दिए हुए हैं, तो आप सिंपली लेमीज थ्योरम लगा लो, और ये एंगल कितना है? 90। आप एक चीज करके देखना, चेक भी कर सकते हो, इन तीनों का सम 180 होगा। किन तीनों का? 120, 150 और 90, 360 होगा तीनों का सम। करके देखो, नहीं है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ करी है। अब आप इस सिचुएशन को ऐसे ऐसे बना लो, ये है T1, ये है T2 और ये है 40। ये एंगल है 90, ये 120 और ये 150। तो लगाओ लेमीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम क्या बोलेंगे? T1 डिवाइडेड बाय साइन 150, अपोजिट वाला एंगल देखना है, इट इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय साइन 120 एंड इट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय साइन 90। चल गया पता? तो T1 कितना हुआ? ये साइन 150 ऊपर चला जाएगा, साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 90 इंटू 40, और T2 कितना होगा? साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 90 इंटू 40 अगेन। बेटा साइन 90 तो 1 होता है, बट व्हाट इज साइन 150? कैन वी राइट साइन 90 + 60? साइन 150 होता है cos 60 और cos 60 होता है 1/2। सो T1 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 40 इक्वल टू 20 न्यूटन। और जो साइन 120 है √3/2 होता है, करके देख लो। साइन 120 जो है, साइन 120 इज इक्वल टू 90 + 30 दैट इज cos 30, और cos 30 होता है √3/2। तो √3/2 होगा, तो उससे आपका T2 बनेगा 20√3 न्यूटन। T1 हो गया 20 न्यूटन, T2 हो गया 20√3 न्यूटन। This is how we solve the equilibrium problems without resolving the vectors. नहीं तो हम ऐसे रिजॉल्व करते, T1 का इधर कंपोनेंट देखते, T1 cos 30 ऊपर जाता, T1 cos sin 60, ऐसे ही इसके भी, तो उनको फिर बैलेंस करते, वो नहीं करना है। लेमीज थ्योरम की हेल्प से वी कैन सेव टाइम। अब देखो बेटा, इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 है। फोर्स 0 होने का मतलब है मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है। देखो न्यूटन सेकंड लॉ ही आया, फिर यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं खत्म कर रहे हैं चैप्टर को। मास तो कभी 0 नहीं होता, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो इसका मतलब या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है
या जीरो है, इधर v इक्वल्स टू जीरो और v इक्वल्स टू कांस्टेंट, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और या वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो बोलेंगे बॉडी रेस्ट में है, और अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। बेटा जब बॉडी रेस्ट में है तो उसके इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो ये सरफेस है, मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे दिया है, एक ऑब्जेक्ट का मास है m या कुछ भी मास दिया है, और ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? जीरो, क्योंकि जब जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन कब जीरो होती है? जब फोर्स नहीं लग रही, तो वो इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है वो भी इक्विलिब्रियम में है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो भी इक्विलिब्रियम में है। बस फर्क इतना है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसी में अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो वेट है, दैट इज mg। ठीक है, तो वो अवॉइड नहीं करना है। बॉडी के ऊपर फोर्स, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है या बॉडी रेस्ट पे है, दोनों केसेस में बॉडी के ऊपर कोई फोर्स, नेट फोर्स जीरो, लेकिन दोनों केसेस में वो ग्राउंड पे कितनी फोर्स लगा रहा है? mg के बराबर है। ठीक है, इतना कर लीजिए। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम सिर्फ स्मूथनेस की बात कर रहे थे, ठीक है, कहीं पे सरफेस का ऑपोजिशन नहीं आया। कल से फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे।